वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आरक्षण नीति बनाम समानता का मौलिक अधिकार इस विषय पर चर्चा करेंगे और ये प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, सिविल सेवा के सभी स्तरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बड़ा संवेदनशील विषय है। आरक्षण के पक्ष विपक्ष, समर्थन विरोध में अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हमें बहुत ही संतुलित, संवैधानिक और सम्यक दृष्टि से इस विषय पर विचार करना है। So today we are going to discuss about reservation policy and whether it is in consonance with the substance and spirit of fundamental right to equality or not. In the civil services examination, right from preliminary exam to main to interview, it's a very relevant and important issue on which you get questions of various types. But it is very delicate, very sensitive issue. And therefore we have to discuss, understand and analyze this issue from a very balanced, constitutional, legal and social perspective. So there are points in favor and against reservation. But the fact of the matter is, reservation policy is the need of the hour. It is needed for socio-economic amelioration of the large section of society that lives in India. And there are many tools of social economic upliftment of people. Reservation is one such tool. But you have to keep in mind that reservation is not an employment generation scheme. Reservation is an instrument to strengthen weaker sections of society, to empower them, and to bring them at par with socially and economically advantageous group of our society. So it is for the social empowerment and to bring the marginalized section of society into the mainstream of Indian society. It is an attempt to undo the wrong which has been done historically over the years in the past many centuries. तो हमें और आपको यह समझना है कि रोजगार देने का कोई जरिया नहीं है आरक्षण, या आरक्षण कोई रोजगार प्रदाता योजना सरकार की नहीं है, बल्कि आरक्षण सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का एक माध्यम है। देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो सदियों से उपेक्षित रही, वंचित रही, शोषित रही, उसको भारतीय समाज की मुख्य धारा में लाना है और इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, किए भी जा रहे हैं, लेकिन आरक्षण एक ऐसा ही महत्वपूर्ण उपाय है। क्योंकि सरकारी नौकरी में आने से केवल जीविकोपार्जन ही नहीं होता है, सिर्फ व्यक्ति या उसके परिवार का भरण पोषण नहीं होता है, बल्कि सरकारी नौकरी में आने का अर्थ है कि समाज में आपकी एक पहचान होती है, एक प्रतिष्ठा बनती है और सामाजिक रूप से आप अधिक सशक्त होते हैं। So government job is just not a source of livelihood. Government job gives you social status, social recognition,
It strengthens your social position. और इसलिए अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1935 के पहले भारत में कोई अनुसूचित जाति जनजाति थी ही नहीं. There is no scheduled caste or scheduled tribe in India before 1935. तो बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे गलतफहमियां हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं. मिसाल के तौर पर पहला तो यही एक बहुत बड़ा भ्रम है, संशय है या द्वंद्व है, द्वैत है या लोगों को स्पष्ट नहीं है. There is a wrong feeling and notion that SC scheduled caste is a caste. कि अनुसूचित जाति कोई जाति है. नहीं, अनुसूचित जाति कोई जाति नहीं है. जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि अनुसूची मतलब एक लिस्ट, सूची. तो सरकार के द्वारा एक कानूनी प्रक्रिया से जिस भी जाति का नाम इस अनुसूची में लिख दिया जाएगा उसे अनुसूचित जाति कहेंगे, और जिसका भी नाम इस सूची के बाहर कर दिया जाएगा वह जाति तो वही रहेगी, लेकिन वह अनुसूची के बाहर हो गई तो अनुसूचित जाति नहीं रह जाएगी. So scheduled caste is not a caste per se. It is a schedule, it is a list. And through a legal process and provision, if any caste is written and mentioned in this list, it becomes scheduled caste. And if the name of the caste is removed from this list, the caste remains the same, but it is not anymore scheduled caste. तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ब्रिटिश सरकार के समय एक कानूनी प्रावधान जोड़ा गया जिसमें देश के उन लोगों को शामिल किया गया जो समाज में पिछड़े थे, कमज़ोर थे, ऐतिहासिक रूप से जिनको शोषण का शिकार होना पड़ा, जो तमाम सामाजिक रूढ़ियों और बुराइयों का शिकार थे, सामाजिक कुरीतियों से पीड़ित थे. ऐसे लोगों की एक सूची बनाई गई जिन्हें परिगणित जाति कहा गया, टैब्यूलेटेड कास्ट, टीसी. इसी तरीके से हमारे जल जंगल फॉरेस्ट एरियाज में जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, हमारे जनजातीय लोग रहते हैं, उनके कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल फीचर्स हैं. उसके आधार पर, उनके फिजिकल बायोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर एक दूसरी सूची तैयार की गई जिसे ट्राइबल लिस्ट या शेड्यूल ट्राइब कहा गया. तो ट्राइब्स कौन हैं? इनको लेकर के कुछ फीचर्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ मानदंड, कुछ मानक तय कर दिए गए, और जो भी उस मानक, उस लक्षण, उस विशेषता के आधार पर सही पाए गए उनको उस सूची में रख दिया गया तो वो शेड्यूल ट्राइब कहलाए. और कुछ फीचर्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज तय की गई और उसके आधार पर एक दूसरी लिस्ट बनी जिन्हें शेड्यूल कास्ट कहा गया, जो ट्राइबल नहीं है लेकिन पिछड़े हैं, कमजोर हैं, और इसलिए वो नॉन ट्राइबल हैं लेकिन सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, तो उन्हें शेड्यूल कास्ट कहा गया. तो जो पहले टीसी या टैबुलेटेड कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कहलाती थी, आज़ादी के बाद संविधान में इन्हें टीसी की जगह एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कह दिया गया. अब आप देखें, अगर भारतीय समाज का ढांचा देखें
तो आप पाएंगे कि जनरल कैटेगरी, इनकी संख्या, उसके बाद ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, फिर एससी और सबसे कम एसटी। संविधान सभा में इस पर बड़ी बहस हुई, बड़ा लंबा विचार विमर्श हुआ, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, डिबेट्स एंड डिस्कशन ओवर दिस इश्यू वेदर देयर शुड बी अ रिजर्वेशन पॉलिसी और नॉट, whether government jobs should be reserved for SCs, STs and other communities or not. And if yes, what should be the basis of giving reservation? What should be the manner, method and procedure to grant SC, ST status? For how long reservation should be given? 1 year, 2 year, 5 year, 10 years? What should be the percentage of reservation? 5%, 10%, 15%, 20%, whatever. So these were very complicated and technical issues which were discussed threadbare at length in the Constituent Assembly. And after a very long discussion, deliberation and brainstorming session, finally it was decided that from 1950 to 1960, for 10 years, reservation shall be given to SCs and STs. As such, 15% to SCs and 7.5% to STs in the services of the union. So total reservation is 22.5%. यानी कि बड़े लंबे विचार विमर्श के बाद संविधान सभा में यह तय किया गया कि क्या किया जाए, और उसके पहले बड़े मुद्दे थे कि आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अगर आरक्षण दिया जाए तो किन समुदायों, किन वर्ग के लोगों को दिया जाए, आरक्षण देने का तौर तरीका, पद्धति, प्रक्रिया क्या हो, आरक्षण देने के लिए मानक और सिद्धांत क्या तय किए जाएं, कितने समय तक के लिए आरक्षण हो, आरक्षण का प्रतिशत क्या हो, और फिर बड़े लंबे बहस, मुबाहिसे, विचार विमर्श के बाद अंततः अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5%, कुल 22.5% संघ की सेवाओं, सर्विसेज ऑफ द यूनियन, संघ सेवा, और केवल 10 साल के लिए, एंड ओनली फॉर 10 years. लेकिन हुआ क्या कि हमारे देश में राजनीतिक दलों ने आरक्षण को एक सियासी मुद्दा बना दिया, और लगभग हर जाति, धर्म और समुदाय के लोगों ने अपने अपने जातिगत आधारित संगठन बना लिए। ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, वैश्य महासभा, इसी तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी के अपने अपने फेडरेशंस, अपने अपने यूनियंस और एसोसिएशंस बन गए, और इन लोगों ने फिर हर साल दर साल, चुनाव दर चुनाव राजनीतिक दलों पर अपना दबाव बनाना शुरू किया और यह मांग पेश की कि हमें भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन के पॉलिसी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया कि एससी और एसटी को तो रिजर्वेशन 15% और 7.5% दिया जाएगा, लेकिन जो एससी और एसटी नहीं है, फिर भी वीकर सेक्शंस हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़े वर्ग हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? वो अदर देन एससीज एंड एसटीज हैं, तो उन्हें कहा गया ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लास। उन्हें भी आरक्षण दिया जा सकता है, जिसके दो आधार होंगे, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन।
So it was provided in the constitution itself that SCs are given 15%, STs are given 7.5%, total 22.5%, but still there are people who are weaker sections of society and they do not come under the category of SCs and STs. So other than SCs and STs, they are still backward classes. So they were termed as OBCs, Anya Pichhada Varg, other backward class, and they can also be given reservation, for which there was two criterion identified in the constitution: social backwardness and educational backwardness. लेकिन ओबीसी कौन होंगे? ओबीसी के मानक क्या होंगे? ओबीसी किन्हें माना जाए? ओबीसी की पहचान कैसे होगी? ओबीसी के लिए क्या क्राइटेरिया तय किया जाएगा? किसे माना जाएगा कि ओबीसी है कि नहीं है? और इसलिए एससी के लिए तो कुछ स्टैंडर्ड्स और फीचर्स और मानक तय कर दिए गए, एसटी के लिए भी तय कर दिए गए, लेकिन ओबीसी के लिए कोई स्टैंडर्ड्स और मानक नहीं तय किए जा सके और आज तक वो डिफाइंड नहीं हो पाए. So clear-cut categorization, classification and definition of OBCs could still not be given till date. इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नतीजा क्या निकला कि हर साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियंस और एसोसिएशंस ने यह मांग करना शुरू किया कि हमें जनरल कैटेगरी से ओबीसी डिक्लेयर किया जाए. आप देखें, हर लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि अगर हम सरकार में आए, अगर हमने सत्ता प्राप्त की, अगर हमने गवर्नमेंट बनाई तो हम XYZ ABC 1 2 3 इन कास्ट, इन कम्युनिटीज को ओबीसी का दर्जा दे देंगे, ओबीसी डिक्लेयर कर देंगे. और इस तरह से आपने देखा अभी हाल के दिनों में महाराष्ट्र में मराठा ओबीसी की मांग को लेकर के उनका बड़ा जबरदस्त आंदोलन और प्रदर्शन हुआ. हरियाणा में आपने देखा जाट और गुर्जर ओबीसी को लेकर के उन्होंने अपना दर्जा लेने की मांग की और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनके पक्ष में खड़ी हुई और बड़ा आंदोलन भी हुआ और हिंसा भी हुई. इस तरह से हमारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जाट, गुर्जर, मराठा, ऐसी कोई जाति, समुदाय, कौम, समाज का हिस्सा, वर्ग नहीं है जिसके अपने अपने यूनियन और एसोसिएशंस में से किसी ने यह मांग न किया हो कि हमें जनरल कैटेगरी से ओबीसी डिक्लेयर कर दिया जाए. और पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया क्योंकि उनको यह बड़ा मुफीद लगा, फायदेमंद लगा कि एक बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा उनके वोट बैंक के रूप में आ जाएगा अगर वो उसकी मांग को स्वीकार कर लेंगे. और नतीजा क्या हुआ कि हर चुनाव दर चुनाव जनरल कैटेगरी से लोग ओबीसी कैटेगरी में रखे जाने लगे. अब जब ओबीसी कैटेगरी में आ गए तो फिर रिजर्वेशन ओबीसी के हिस्से का अब इन लोगों को मिलने लगा. तो ओबीसी ने भी आंदोलन शुरू किया. तो सरकार के राजनीतिक दलों ने चुनाव में कहना शुरू किया, अगर हम सरकार में आए, सत्ता में आए, पॉलिटिकल पार्टी हमारी गवर्नमेंट बनाई तो हम ओबीसी को एससी डिक्लेयर कर देंगे. और इस तरीके से जनरल कैटेगरी से ओबीसी और ओबीसी से एससी बनाने का सिलसिला सा चल निकला. और एससी फिर मांग करने लगे कि हमारा क्या होगा, तो फिर एससी को एसटी में रखा जाने लगा. अब एसटी कहां जाए? साइज ऑफ द केक तो वही है और उसी में से सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए. नतीजा हमारे देश में रिजर्वेशन पॉलिसी एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गई, वोट बैंक पॉलिटिक्स का. दूसरी बात, यह रिजर्वेशन केवल एससी एसटी को दिया गया था 1950 to 60 में 10 साल के लिए.
और आज 2020 खत्म होने को आ रहा है और अभी भी रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है। इसके दो मतलब हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी का मकसद था, जो सोचा गया था, जो उद्देश्य था, जो टारगेट था कि 10 साल में SC ST हमारे सोशली एम्पावर्ड हो जाएंगे, समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे और उसके बाद सब बराबर हो जाएंगे, गैर बराबरी खत्म हो जाएगी और फिर शायद आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यह तो हो नहीं पाया, क्योंकि आरक्षण तो आज भी है। यानी कि जिस मकसद, जिस उद्देश्य, जिस सोच के साथ आरक्षण की नीति 10 साल के लिए लागू की गई थी, वो आज भी पूरी नहीं हो पाई। तो इसका मतलब कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने की, रीथिंक करने की, पुनर्विचार करने की जरूरत है और उसमें जो कमियां हैं उनको ठीक करने की आवश्यकता है। So we need to review, reform our reservation policy and correct the anomalies wherever it is needed and required. दूसरी बात ये हुई कि मैं एक दलित परिवार का व्यक्ति, मेहनत, काबिलियत, संघर्ष करके सामाजिक शोषण और उत्पीड़न के बावजूद, डिस्पाइट सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, I was able to complete my graduation, post-graduation, and with my hard work and with the help of reservation, I was able to get through civil services in 1950s and 60s. अब 1950-60 में मैं सिविल सेवा में सफल भी हो गया। अब मैं IAS PCS हो गया। अब मैं सरकारी सेवा में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हो गया। IAS PCS होने के बाद अब मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे से बेहतर स्कूलिंग्स और मेरे से बेहतर पढ़ाई लिखाई के उनके अवसर मिले, अपॉर्चुनिटीज मिली। और फिर जब 70s 80s में वो सिविल सर्विसेज के उम्र में पहुंचे तो उनको भी रिजर्वेशन का फायदा मिला और वो भी IAS PCS हो गए। तो सेकेंड जनरेशन भी IAS PCS होने लगी। अब सेकेंड जनरेशन अपने से पहली जनरेशन से बेहतर स्थिति में पली बढ़ी, उसको उस तरीके का सामाजिक भेदभाव, उत्पीड़न, शोषण नहीं देखना पड़ा जो उनकी पहली पीढ़ियों को देखना पड़ा। उनकी स्थिति समाज के बाकी और लोगों की तुलना में बेहतर थी और 80s 90s में आकर के जब उनके बच्चे और बेहतर पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग्स वगैरह उनको मिली और जब उनकी थर्ड जनरेशन 1990s में सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लायक हुई तो वो भी रिजर्वेशन का फायदा पा करके IAS PCS हो गई। इस तरीके से होता ये चला गया कि रिजर्वेशन का फायदा ज्यादातर कुछ व्यक्तियों, परिवारों, समुदाय के कुछ लोगों में ही सिमट कर रह गया। और ये रिजर्वेशन जो कि गांव, गरीब, दूर दराज के इलाकों में हमारे समुदाय के अन्य लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। और इसलिए ऐसे तमाम परिवार, ऐसे समुदाय के कुछ खास वर्ग और कुछ खास हिस्से बन गए जिसमें कि उन्हीं फैमिलीज, उन्हीं कम्युनिटीज, उन्हीं के ग्रुप मेंबर्स में से ही लोग IAS PCS, डॉक्टर, इंजीनियर होने लगे। और एक तरीके का एक नया क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एक नया कम्युनिटी, एक नया क्लास स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। तो हमारा इरादा, हमारी सोच तो ये थी कि रिजर्वेशन से हम गैर बराबरी खत्म करेंगे। हमारा मकसद तो ये था कि हम समाज में जो ऊंच नीच है, जो पिछड़ापन है, जो अमीरी गरीबी की खाई है, जो इतने लंबे समय से चला आ रहा सामाजिक ऐतिहासिक शोषण और उत्पीड़न है, उसको दूर करेंगे। बजाय वो होने के हमने अब समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग में ही उनका एक कुलीन, अभिजन और
थोड़ा बेहतर स्थिति में एक नया समुदाय बना दिया। So the purpose was defeated. The basic concept behind reservation policy was to end the discrimination, to bring in the equality, to make our unequal society more equal and egalitarian, to get rid of the problems and discrimination of the caste-based system, to make our Indian society a casteless, equal, egalitarian, true, participative and representative society. But over the last 70 years, the reverse happened. And in the weaker sections of our society, we have created another elite, another community, another segment which was comparatively better off than their other community members. And they started getting the benefits of reservation policy, and so reservation was restricted only to the few communities, few sections and few families of such reserved societies. अब आप देखें, हमारे समाज में हमने इतना बंटवारा, विभाजन जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर पैदा कर दिया कि आज 70 सालों में हम ये भूल गए कि पहले हम भारतीय हैं, फिर कुछ और है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति में भी उपजाति, उपजातियों में भी उपजाति, उसमें भी अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा, अति अति पिछड़ा। Our political leadership, our social leadership failed to rose to the occasion to make our society a truly Indian society, and we started playing identity politics. Identity politics in the name of religion, caste, community, SC, ST, OBC, forward, backward, within the backward. Then again, our political parties and social leadership, they started creating divides and further divides. So OBCs, other backward classes, then within those OBCs, MBCs, most backward classes, then within most backward classes, EBCs, economically backward classes. Where this will come to an end, nobody knows. So even backward classes were defined, redefined, classified, reclassified, divided, subdivided into caste, subcaste, OBC, MBC, EBC. I don't know whether in future they will create ultimately backward class or finally backward class, UBC and FBC, where this will end. हम भूल रहे हैं, we are Indians first. Our identities came afterwards. वो एक बड़े मज़ाहिया शायर हैं, वो कहते हैं ये हिंदू की चुरकी और मुसलमान की दाढ़ी, इधर हिंदू कुश है, उधर अरब खाड़ी, मुट्ठी भर बालों के लिए क्या है झगड़ा, किसी की अगाड़ी किसी की पिछाड़ी। मेरी तरह सेकुलर हो जाइए, ना अगाड़ी ना पिछाड़ी, एकदम क्लीन क्लियर। पिछले
कई सौ सालों के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो जितना नुकसान हमारे देश को कास्ट और रिलीजन ने पहुंचाया है, उसकी पॉलिटिक्स ने पहुंचाया है, उतना किसी ने नहीं पहुंचाया है। जाति और मजहब की सियासत ने हमको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसी जात और मजहब के नाम पर हम लोगों ने कत्ल गारत, खून खराबा, फसादात किए, आपसी रिश्तों को तार तार कर दिया। जो हमारा सामाजिक ताना बाना था उसको छिन्न भिन्न कर दिया। पहले मुल्क का बंटवारा किया और उसके बाद अपने देश के भीतर सामाजिक खाई को और चौड़ा कर दिया। हम दोस्ती, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत जात और मजहब के नाम पर करने लगे। हमने अपने अलग अलग यूनियन, एसोसिएशन बना लिए। और हम एक बहुत ही विभाजित सामाजिक व्यवस्था में पट गए। We have been aggressively and poorly emerged into a socially divided society. और इस लिहाज से देखें तो क्या रिजर्वेशन पॉलिसी सही है? क्या रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए? तो उसका जवाब है हां। रिजर्वेशन पॉलिसी इज मस्ट इन इंडिया and it should be implemented with its complete zeal and commitment in its truest substance and spirit, but with a rider, with a caution that it must benefit those people of our society who are really marginalized, deprived, exploited, and still they are not in the mainstream of development. And we must ensure that in the coming 20, 30, 40 years, we must implement our reservation policy with certain reforms, that it must touch and benefit each and every person of our Indian society who is still marginalized and have not been able to receive the benefits of reservation policy and still needs to be socially empowered, economically developed, and politically represented. तो हमें अपने देश में सुनिश्चित करना होगा कि अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे हमें आरक्षण की नीति को न सिर्फ जारी रखना है बल्कि उसमें वो सभी आवश्यक सुधार करने हैं जिससे कि हमारे समाज में कतार के आखिरी व्यक्ति को उसका हिस्सा मिले। हमारे देश के मुख्य धारा में वंचित, सीमांत, उपेक्षित, शोषित हर उस व्यक्ति का सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। और इसके लिए आरक्षण नीति को उसके सही अर्थ, उद्देश्य और व्यापक परिप्रेक्ष्य में लागू करने की आवश्यकता है। और दुनिया के तमाम देशों में अपने अपने समाज की व्यवस्था के हिसाब से वहां रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, जैसे कि अमेरिका में इसे डाइवर्सिटी मूवमेंट कहते हैं। So 15(3) says that special provisions can be made for women and children. महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। 15(4), 16(4), 15(5) इन सब में रिजर्वेशन किया गया और इस तरीके से
एससी, एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया गया, और ये एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन 3 जगहों पर दिया गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिया गया, एम्प्लॉयमेंट में दिया गया और प्रमोशन में दिया गया। एससी, एसटी को लेकर के जो रिजर्वेशन था वो बड़ा क्लियर था, 22.5% सर्विसेज ऑफ द यूनियन। और यह कहा गया कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन ओबीसी कौन है, किन्हें ओबीसी कहा जाएगा, ओबीसी की पहचान कैसे होगी, ओबीसी के लिए मानक सिद्धांत क्या होंगे, यह सब संविधान में नहीं बताया गया। केवल 2 आधार दिए गए, शैक्षणिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन। So SCs, STs were clearly given reservation, 22.5%, and it was also provided that OBCs can also be given reservation. But who are OBCs? What are the standards to identify OBCs? Who constitute OBCs? What are the parameters on the basis of which OBC can be recognized, identified and classified? How to define OBC? These were not mentioned in the constitution. Only this provision was made that socially backwardness and educationally backwardness, these are the 2 grounds on the basis of which OBC can be given reservation. और इसलिए जब संविधान लागू हो गया तो देश में आजादी के बाद 3 अलग अलग कमीशन बनाए गए, जिन्हें हम ओबीसी कमीशन कहते हैं। और ये ओबीसी कमीशन क्या थे? सबसे पहले ओबीसी कमीशन बना काका कालेलकर कमीशन। काका कालेलकर कमीशन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया, उनकी सरकार के समय 1953 to 1955। काका कालेलकर कमीशन। सेकेंड, बीपी मंडल कमीशन 1979-80, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। एंड थर्ड, जस्टिस आर.एन. प्रसाद कमीशन, न्यायमूर्ति प्रसाद आयोग, 1993। ये 3 कमीशन बने। लेकिन ये 3 कमीशन क्यों बने? क्योंकि 1950 में एससी, एसटी को तो रिजर्वेशन दे दिया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में ही अमेंडमेंट जोड़ करके 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एजुकेशनली और बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया गया। लेकिन ओबीसी कौन है? इनकी पहचान के लिए पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना 1953 में, काका कालेलकर आयोग। और कालेलकर कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें केवल जाति के आधार पर पिछड़ापन और ओबीसी का दर्जा देने की सिफारिश की, और इसलिए पंडित नेहरू की सरकार द्वारा यह रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी गई, खारिज कर दी गई। So Kalelkar Commission identified only caste as the basis for OBC status, and therefore this report of Kalelkar Commission was rejected. 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, तो बिहार के एक बड़े प्रख्यात संसद सदस्य हुआ करते थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल साहब। तो मंडल साहब की अध्यक्षता में उन्होंने दूसरा ओबीसी कमीशन बनाया।
दौर था जब आजादी के बाद 50 से 60 का दशक बीतते बीतते देश में एक बड़ा ओबीसी मूवमेंट शुरू हो चुका था और इसका बड़ा सफल, बड़ा सक्सेसफुल प्रयोग बिहार के हमारे बड़े काबिल और कद्दावर राजनेता होते थे श्री कर्पूरी ठाकुर साहब। कर्पूरी ठाकुर साहब ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। भूरा बाल साफ करो यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। और यह बड़ा जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ा और उनका आंदोलन, और उन्होंने पहली बार बिहार से ओबीसी रिजर्वेशन की शुरुआत की। उनका देखा देखी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में दिल्ली से सटे उत्तर भारत का राज्य हरियाणा में तब बड़े जाट नेता थे चौधरी चरण सिंह, जो जनता पार्टी की सरकार में प्राइम मिनिस्टर भी हुए। उन्होंने अपनी सियासत जो है अजगर के नारे के नाम से की कि जिधर अजगर जाएगा सबको लील जाएगा। अजगर, अजगर मतलब अहिर, जाट, गुजर, राजपूत। अब इस तरीके से हमारे देश में सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ओबीसी की राजनीति को एक नया तेवर, कलेवर, धार और हथियार दिया। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमारे देश की ओबीसी इस वर्ग को शासन, प्रशासन, सरकार की नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उनका एक नारा था 100 में पावें 60, कि हमारी 60% लगभग आबादी है तो हमको इतना प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, ये आजादी के बाद के ओबीसी लीडर्स की पहली तपे तपाए लोगों की राजनीतिक पीढ़ी थी, जिन्होंने ओबीसी मूवमेंट को हिंदुस्तान में एक शक्ल सूरत दिया, एक पहचान दी। और बाद में उन्हीं के अनुयायी के रूप में आप देखेंगे आगे चलकर 70s, 80s, 90s तक आते आते श्री मुलायम सिंह यादव, श्री लालू प्रसाद और ऐसे पूरे देश भर में ओबीसी लीडरशिप का उभार हुआ। ओबीसी की पॉलिटिक्स मजबूत हुई, ओबीसी का वर्ग लामबंद हुआ, ताकतवर हुआ। यही वो दौर है जब अर्ली 80s में श्री कांशीराम ने बामसेफ, पहले DS4 फिर बामसेफ और फिर BSP बनाई, और उन्होंने आजादी के बाद जो 3 सबसे बड़े दलित राजनीतिक विचारक, नेतृत्वकर्ता, संगठनकर्ता हुए, उसमें डॉक्टर आंबेडकर निसंदेह सबसे बड़े हैं, उसके बाद बाबू जगजीवन राम, और तीसरा सबसे बड़ा नाम श्री कांशीराम। डॉक्टर आंबेडकर ने जहां दलितों और पिछड़ों को कानूनी प्रावधान दिया, संवैधानिक संरक्षण दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन दिया, तो कांशीराम ने उनकी ताकत को एक संगठित शक्ति के रूप में, राजनीतिक वोट बैंक की शक्ति के रूप में बदल दिया। कांशीराम was the person who transformed this legal constitutional provision into a strong, integrated political force and political vote bank.
और उनकी पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी इस दिशा में बहुत कारगर साबित हुई। और उन्हीं के नेतृत्व में आगे चलकर 1990s में हम देखते हैं कि सुश्री मायावती एक बहुत बड़े महिला दलित नेता के रूप में उभरती है। तो जब पंडित नेहरू ने कालेलकर कमीशन बनाया और कालेलकर कमीशन ने केवल कास्ट के बेसिस पर ओबीसी का दर्जा देने की सिफारिश किया तो उनकी रिपोर्ट खारिज हो गई। तो 1977 तक आते आते, जबकि ओबीसी मूवमेंट एक बहुत मजबूत आंदोलन के रूप में उभर चुका था, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने दूसरा ओबीसी कमीशन बनाया और बीपी मंडल साहब को इसका अध्यक्ष बनाया। लेकिन इसके पहले कि बीपी मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट में कुछ कार्रवाई करते, जनता पार्टी की सरकार गिर गई। और फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जब 1980 में वापस सत्ता में लौटी तो उन्होंने बीपी मंडल की कमीशन को पार्लियामेंट में पेश किया और बीपी मंडल की कमीशन पर पार्लियामेंट में बहस मुबाहिसों के बाद इसे भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि बीपी मंडल कमीशन में भी केवल कास्ट की बेसिस पर ओबीसी का दर्जा देने की बात कही गई थी और इसी बेसिस पर पहले कालेलकर आयोग को खारिज किया जा चुका था। दूसरी बात यह थी कि मंडल कमीशन में कई और दूसरे मेंबर्स भी थे, जिसमें जस्टिस आर भोला, दीवान मोहनलाल, प्रोफेसर एम श्रीनिवास, प्रोफेसर रॉय बर्मन और श्री बीपी मंडल। जब जनता पार्टी की सरकार का पतन हो गया और इसकी रिपोर्ट पेश की जाने लगी तो इनके कमीशन के बाकी तमाम मेंबर्स ने रिपोर्ट पर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि बीपी मंडल कमीशन ने कभी अपने कमीशन की फुल बॉडी मेंबर्स की मीटिंग नहीं बुलाई, कभी डिस्कशन नहीं किया, कोई सर्वे नहीं किया, कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं अपनाई। इतना बड़ा हमारा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी, कामाख्या से द्वारका, किसको रिजर्वेशन दिया जाए, किसको न दिया जाए, रिजर्वेशन देने का प्रोसेस क्या हो, प्रोविजन क्या हो, बेसिस क्या हो, आधार क्या हो, यह कुछ तय नहीं हुआ। और फिर मंडल कमीशन ने 3743 इतनी कास्ट को ओबीसी का दर्जा देने की सिफारिश की, 3743। सवाल यह उठा कि ये जो मैजिक फिगर है, ये जो मैजिक नंबर है 3743 का, ये कहां से आया, ये जादुई आंकड़ा? ये 3500 क्यों नहीं, 4000 क्यों नहीं? बड़ी बहस हुई और आखिरकार पार्लियामेंट से मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी खारिज हो गई। तो ओबीसी का रिजर्वेशन देने का प्रोविजन तो आजादी के बाद संविधान लागू होने के साथ ही शुरू हो गया, लेकिन केवल एससी एसटी को ही रिजर्वेशन तब तक मिल पाया, ओबीसी को रिजर्वेशन मिल ही नहीं पाया। और फिर 1989-90 का वक्त आ गया। 1989-90 का वक्त आने से पहले 50 से 90 तक का पूरा समय, ये 40 साल निकल गए और केवल एससी एसटी को ही सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिल पाया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिल पाया, ओबीसी को रिजर्वेशन मिल ही नहीं पाया, क्योंकि ओबीसी की पहचान ही नहीं हो पाई, क्योंकि ओबीसी के लिए स्टेटस, पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड्स ही नहीं तय हो पाए। जबकि दो कमीशन बन चुके थे और दोनों ही कमीशन की रिपोर्ट्स को खारिज किया जा चुका था। अब जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके सहयोगी और साथी रहे श्री चंद्रशेखर और श्री देवीलाल। इनके आपसी मतभेदों की वजह से यह तय हो गया कि श्री वीपी सिंह की सरकार गिर जाएगी और अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। और तब उन्होंने एक दिन आनन फानन में दिल्ली के बोट क्लब पर एक विशाल जनसभा और रैली का आयोजन किया
और उसी रैली में उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा कर दी। और इस तरीके से वीपी सिंह आजादी के बाद देश में पिछड़ों के सबसे बड़े नायक, पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा और पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के रूप में अपनी जगह बना पाने में कामयाब हुए। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने की घोषणा होने के साथ ही पूरे देश में जबरदस्त प्रोटेस्ट मूवमेंट, जनाक्रोश, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब शुरू हो गया। क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से अगर ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया जा रहा है तो रिजर्वेशन जो अभी तक एससी एसटी को मिलाकर 22.5% है, ये बढ़कर 80% तक चला जाएगा। तो नॉन रिजर्व कैटेगरी जनरल वाले लोगों ने कहा कि साहब फिर हमको तो सरकारी नौकरी में कोई हिस्सा ही नहीं मिलेगा। इसको लेकर के बड़ा जन आंदोलन और जनाक्रोश पैदा हुआ, जगह जगह प्रोटेस्ट मूवमेंट होने लगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक नौजवान छात्र राहुल गोस्वामी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को जलाकर मारने की कोशिश की, आत्मदाह किया। एंड इट वाज फर्स्ट सच सेल्फ इमोलेशन अटेम्प्ट बाय a young student of Delhi University, Rahul Goswami, and this led to the series of such self-immolation protests throughout India. अब पूरे भारत में जगह जगह पर छात्र आंदोलन करने लगे और पूरा समाज अगड़े पिछड़ों में बट गया, जातिगत बंटवारा हो गया। कास्ट के नाम पर स्ट्रॉन्ग डिवाइसिव लाइंस, गहरी विभाजक रेखाएं खिंच गई। और आखिरकार पार्लियामेंट में वीपी सिंह अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मंडल कमीशन की उनके लागू करने की ऐतिहासिक घोषणा ने उन्हें देश का एक बहुत बड़ा 1990s के वक्त में कांग्रेस के बरक्स राजीव गांधी के मुखालिफ एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर के रूप में एक पहचान, एक शख्सियत दे दी। यही विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, और जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फिर डिफेंस मिनिस्टर बनाया। लेकिन राजीव गांधी से उनके मतभेद हो गए और उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके ऊपर बोफोर्स तोप सौदे में दलाली, रिश्वत लेने का आरोप लगाया। और उसके बाद अपनी अलग से एक पॉलिटिकल पार्टी जनमोर्चा बनाई और पूरे देश में उन्होंने एंटी करप्शन क्रूसेड और भ्रष्टाचार विरोधी बड़ा जन आंदोलन पैदा किया। उनके लिए तब ये नारे लगते थे, विश्वनाथ की आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। गांधी नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। अब एक बहुत बड़ा देश का जनसंख्या वर्ग वीपी सिंह और ओबीसी पॉलिटिक्स में उनके पीछे खड़ा हो गया। यही वो दौर है जब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये दो बहुत बड़े राजनीतिक नेतृत्व करने वाले लोग, और लगभग हर राज्य में पॉलिटिकल लीडरशिप ओबीसी की उभरी। ये 1990s का दौर ऐसा था जब एक तरफ देश में जातिगत हिंसक आंदोलन चल रहे थे और दूसरी तरफ मंडल के
जवाब में बीजेपी के श्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा कमंडल की पॉलिटिक्स की गई, राजनीति की गई, और उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन और रथ यात्रा शुरू कर दी, और ये कहा गया कि बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है, ऐसे ऐसे नारे देश में लगने लगे। अब एक तरफ हम आपस में लड़ रहे थे अगड़ा पिछड़ा जाति के नाम पर, और दूसरी लड़ाई अब देश में मजहब के नाम पर शुरू हो गई। पूरे देश में अराजकता, हिंसा, दंगे फसादात, क्योंकि इसी दरमियान 6 दिसंबर 1992 को जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था उसे ढा दिया गया। इस बीच देश की तमाम अदालतों में मंडल आयोग की रिपोर्ट को रोकने के लिए बहुत सारे मुकदमे दाखिल हो गए, और आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनाई गई, और 16 नवंबर 1992 ये वो तारीख है, 16th November 1992, when the 9 judges constitutional bench of the Supreme Court pronounced its landmark verdict known as Indira Sahni versus Union of India, also referred to as Mandal Commission judgment. इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जिसे लोकप्रिय रूप से मंडल आयोग निर्णय कहा जाता है, 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। What the judges said? इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नंबर 1, in the present matter there is no dispute over SC/ST reservation, so they will continue to get 22.5 reservation as usual. मौजूदा विवाद में SC/ST के आरक्षण पर कोई विवाद नहीं है, और इसलिए उनको पहले की तरह यथावत 22.5% आरक्षण मिलता रहेगा। सेकेंड, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन कैन डेफिनेटली बी गिवन टू OBCs. निश्चित तौर पर आरक्षण का लाभ OBC को भी दिया जा सकता है। Third, the policy of reservation is legal, valid, constitutional, support and strengthen the fundamental right to equality because it is the tool to bring equality in society. आरक्षण की नीति, विधि और संविधान सम्मत है। यह समानता के मौलिक अधिकार का विरोध नहीं करती, बल्कि यह संविधान के समानता के मौलिक अधिकार को समाज में लागू करने के लिए आवश्यक है, एक उपकरण है। थर्ड, in order to identify who constitute OBCs, who are OBCs, another commission should be constituted. OBC कौन है, इनकी पहचान करने के लिए एक अन्य आयोग बनाया जाए। But total reservation should not exceed 50% limit. कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। And therefore, in pursuance of this judgment, Government of India constituted third commission on OBC known as Justice R.M. Prasad Commission, who was a retired judge of Patna High Court. तो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति R.M. प्रसाद की अध्यक्षता में 1993 में 1993 में तीसरा आयोग बनाया गया।
अब जस्टिस प्रसाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी 93 में ही, और उसमें उन्होंने एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का सिद्धांत किसे कहते हैं? क्रीमी लेयर। दरअसल सबसे पहले 1971 में 1971 तमिलनाडु गवर्नमेंट ने श्री A.N. सत्तनातन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, और उसने सबसे पहले भारत में क्रीमी लेयर का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्रीमी लेयर इसका अर्थ है ओबीसी के वह व्यक्ति जो आरक्षण पाने के लाभ के अधिकारी नहीं है। Those members of the OBC community who are not entitled to avail the benefits of reservation, they are called creamy layer. तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं? तो क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं उनकी एक सूची बनाई गई है। What is that list? That list is comprised of 1. Son/daughters of constitutional position holders. 2. Son/daughter of class 1 and class 2 government gazetted rank officers. 3. Son/daughters of members of the armed forces and the paramilitary equivalent to the rank of colonel and above. Son/daughters of the officers of PSUs of Group A and Group B category. Son/daughters of those who pay wealth tax annually. Son/daughters of those who pay income tax annually, and that income tax limit is revised periodically. And the last, those agricultural families having their 80% or more of their total land as irrigated land. तो क्रीमी लेयर में कौन कौन आ गए? क्रीमी लेयर में आ गए संवैधानिक पदाधिकारियों की संतानें, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि। दूसरे, सरकार में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की संतानें। तीसरे, सशस्त्र सेना और अर्धसैनिक बलों में कर्नल व अन्य वरिष्ठ स्तर के अधिकारी। भारतीय लोक उद्यमों में काम करने वाले समूह अ और समूह ब के अधिकारी। ऐसे पेशेवर व्यक्ति, व्यापारी, कारोबारी जो प्रतिवर्ष एक निर्धारित आय से ऊपर की आमदनी पर आयकर देते हों, और आयकर के लिए यह जो न्यूनतम धनराशि है, ये कुछ समय अंतराल के बाद इसकी समीक्षा की जाती है और इसका पुनर्निर्धारण किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो संपत्ति कर देते हों, और ऐसे कृषक परिवार जिनकी कुल भूमि का कम से कम 80% हिस्सा सिंचित क्षेत्र हो, इन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है। अर्थात ये ओबीसी की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
So creamy layer means that they are members of OBC community, but they shall not be entitled to avail the benefits of reservation. अब क्या है कि हर राज्य सरकार अपनी अपनी विधानसभाओं से एक भूमि हदबंदी और भूमि चकबंदी कानून लागू करती। तो हर राज्य सरकार अपने अपने राज्य में भूमि की गुणवत्ता, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, इन सारे आधारों पर यह तय करती है कि एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है। उससे ज्यादा किसी एक व्यक्ति के नाम पर जमीन नहीं हो सकती। तो जमीन की हद बांध देना, उसकी सीलिंग तय कर देना, इसे ही लैंड सीलिंग एक्ट कहते हैं या भूमि हदबंदी अधिनियम कहते हैं। इसी तरीके से जो किसान हैं उनकी बहुत सारी जो खेती करने वाली जमीनें हैं वो किसी एक जगह पर ना होकर के अलग अलग जगहों पर होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई खेती किसानी करने वाला 10 एकड़ जमीन का मालिक है तो पता चलता है कि 2 एकड़ एक गांव में है, 3 एकड़ किसी दूसरे गांव में है या कहीं और है। इस तरीके से उसकी जो कुल जमीन है वो जरूर 10 एकड़ है, लेकिन वो एक जगह पर ना होकर के अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई है, जिसकी वजह से उसकी जोत छोटी हो जाती है, उपज का फायदा अधिक नहीं मिलता, फसल बहुत लाभकारी नहीं रह जाती, खेती करना महंगा हो जाता है, उत्पादन जो और बेहतर हो सकता था अगर कुल एक जगह पर 10 एकड़ जमीन होती, वो जोत अलग अलग हिस्सों में बंट जाने से उत्पादन भी कम हो जाता है। इसलिए सरकार ने ये फैसला किया कि हम जिस भी खेती करने वाले इंसान की ज़मीन जितनी भी है उसको एक जगह पर एक इकट्ठे टुकड़े में दे देंगे। उसे कहा गया चक बनाना, और यह कानून कहलाता है चकबंदी अधिनियम, कंसोलिडेशन। So if the land holdings are scattered, then the fertility of the land, productivity of the land, it decreases, and the cost of agriculture, it increases. Therefore, government has decided that it will consolidate the scattered land of a farmer and will provide him one consolidated piece of land at one place. This process is known as consolidation, and the law which gives to this effect is known as Land Consolidation Act. तो हर राज्य की जो हदबंदी और चकबंदी कानून बना करके सीमा तय कर दी गई है, उससे ज़्यादा ज़मीन किसी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में यह सीमा है 14 एकड़ और शहरी इलाकों में यह सीमा है 12 एकड़। So in UP, that ceiling of land, that limit of land in rural area is 14 acres and in urban area is 12 acres. तो शहरी इलाकों में 12 एकड़ से ज़्यादा और ग्रामीण इलाकों में 14 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं हो सकती। अब अगर किसी के पास 14 एकड़ या 12 एकड़ ज़मीन है तो उसका 80% लैंड, उससे ज़्यादा अगर इरिगेटेड है, सिंचित क्षेत्र है, तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इस लिहाज से प्रसाद आयोग ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि ओबीसी में इसके लिए कानूनन प्रावधान कर देना चाहिए, और फिर 1993 से ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे दिया गया। प्रसाद आयोग ने कुछ और सिफारिशें भी की। प्रसाद आयोग ने यह कहा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में आरक्षण नहीं होना चाहिए, जैसे कि प्रोन्नति के पद, जैसे कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं, जैसे कि नागरिक विमानन, और जो वरिष्ठ विज्ञान और अनुसंधान से जुड़े पद हैं।
So Prasad Commission also made this recommendation that in the following categories reservation should not be given. For example, armed forces, civil aviation, post of promotions, and those positions which come under the category of science, research, these types of positions. And with all these recommendations, finally from 1993 onwards OBCs were also given reservation, और फिर 1993 से OBC को भी आरक्षण दे दिया गया था. So what is the situation after 1993 giving the reservation to OBCs? Now SCs 15%, STs 7.5%, and OBC 27%. And therefore the total reservation limit is 49.5%. So it is below the limit of 50%, and it also gives representation to OBCs in the services of the government, in the union government and in the state government, and they are also given reservation in educational institutions. और इस तरीके से 1993 से आरक्षण की यह नीति लागू हो गई, जिसमें अनुसूचित जाति को 15%, जनजाति को 7.5% और अन्य पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण दे दिया गया. और इस तरीके से अब पूरे देश में SC ST के लिए एक कॉमन लिस्ट होती है. तो अगर कोई यूपी में SC या ST की कैटेगरी में है तो वो पूरे भारत में SC ST की कैटेगरी में माने जाएंगे. लेकिन OBC के लिए दो लिस्ट बनती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और दूसरी नेशनल लिस्ट होती है. तो अगर कोई OBC कैटेगरी का है और वो यूपी स्टेट में है और उनका केवल यूपी स्टेट की कैटेगरी वाली लिस्ट में नाम है, तो मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा. लेकिन अगर कोई OBC नेशनल लिस्ट में है तो हर स्टेट में उनको OBC का फायदा मिलेगा. तो अब दो बातें आपको समझनी है कि SC ST इसका स्टेटस, इसका रिजर्वेशन बेनिफिट हर स्टेट में मिलता है, लेकिन OBC का रिजर्वेशन केवल स्टेट में मिलता है अगर वह केवल स्टेट लिस्ट में है, और अगर OBC नेशनल लिस्ट में है तो उसका फायदा पूरे देश में मिलेगा. दूसरी बात यह है कि ये 50% की जो लिमिट है ये केवल सर्विसेज ऑफ द यूनियन के लिए लागू है, संघ की सेवाओं के लिए. स्टेट लिस्ट के जो सर्विसेज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, उनमें 50% की लिमिट लागू नहीं होती. उसमें रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि तमिलनाडु है और भारत के अन्य दूसरे राज्य भी हैं. इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो अब रिजर्वेशन की स्थिति 1993 के बाद से लगातार बदलती चली गई, और फिर कुछ महत्वपूर्ण और संशोधन सरकार द्वारा पारित किए गए, जिससे कि रिजर्वेशन पॉलिसी को और आगे बढ़ाया गया. फॉर एग्जाम्पल 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995. सतहत्तरवां संविधान संशोधन 1995. थ्रू दिस रिजर्वेशन SCs and STs were given reservation in promotion also through this amendment act. तो 77वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में भी, अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रोन्नति में भी आरक्षण दे दिया गया. देन 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000. इक्यासीवें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 16(4)(b). और इस 16(4)(b) से बैकलॉग वैकेंसीज की व्यवस्था कर दी गई. बैकलॉग
और बैकलॉग में 100% रिजर्वेशन दे दिया गया, बैकलॉग भर्ती में। अब ये बैकलॉग भर्ती क्या है? बैकलॉग का मतलब ये है कि अगर सन 2000 में SC ST OBC के लिए मान लें कुल 10 पद थे, लेकिन एलिजिबल कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद केवल 5 भरे गए, तो 5 सीटें वैकेंट रही, रिक्त रही। उसके बाद 2001, 2002 और इस तरह से बहुत सारे सालों में किसी साल SC ST OBC के जो रिजर्व पोजीशंस हैं उसमें कुछ न कुछ पोस्ट खाली रह गई। तो सरकार विशेष अभियान चला करके केवल उन आरक्षित पदों के लिए अलग से भर्ती अभियान शुरू करती है, जिसमें केवल उस आरक्षित वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। सामान्य अभ्यर्थियों को उसमें आवेदन करने का कानूनन अधिकार नहीं होता है, और इस तरह से वह सारी की सारी सीटें एक साथ मिला करके स्पेशल ड्राइव के जरिए रिक्रूटमेंट किया जाता है, और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लोग ही उसमें अप्लाई करते हैं, तो सिर्फ उसी कैटेगरी से लोग सिलेक्शन भी पाते हैं। इस तरह से उसमें 100% रिजर्वेशन कानूनी तौर पर लागू कर दिया गया है। इसके बाद 82nd अमेंडमेंट 2000 एक और आया, 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, और इसमें SC ST को दूसरे तमाम एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पाने जरूरी होते हैं उन्हें भी रिलैक्स कर दिया गया। सो दैट लिमिट इन विच इन एनी एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन it is must to get minimum qualifying marks, those marks were also relaxed। तो न्यूनतम प्राप्तांक यदि किसी परीक्षा में प्राप्त करना अनिवार्य है तो वह SC ST के लिए शिथिल कर दिए गए, उसको कम कर दिया गया। और इस तरीके से लगातार सरकार ने SC ST और OBC के रिजर्वेशन को जारी रखा, और हर 10 साल बाद SC ST के रिजर्वेशन को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1960 से 70, फिर 1970 से 1980, फिर 80 से 1990, 1990 से 2000, और इस तरीके से 2020 तक हर 10 साल पर SC ST OBC का आरक्षण सरकार द्वारा कानूनन बढ़ाया गया है। और फिर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, और 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से एक नया आर्टिकल 15(5) इसको जोड़ा गया, और इसके द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया। शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण को कानूनी तौर पर लागू कर दिया गया। और इस तरीके से अगर आप देखें तो फिर SC ST OBC का रिजर्वेशन लगातार तब से जारी है, और जो क्रीमी लेयर सबसे पहली बार 1993 में OBC के लिए लागू की गई थी, तब इनकम टैक्स के लिए जो इनकम लिमिट थी एनुअल प्रतिवर्ष वो रुपए 1 लाख थी, जिसे 2004 में बढ़ाकर 2.5 लाख 2.5 लाख कर दिया गया, 2008 में बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया गया, और इस तरीके से 2012 में इसे 6 लाख कर दिया गया। लगातार आप देख रहे हैं कि कुछ समय अंतरालों पर वह न्यूनतम आय जिस पर प्रतिवर्ष आयकर देना है इसको पुनरीक्षित किया जाता है, पुनर्निर्धारण किया जाता है। So at every periodical interval, the income on which income tax has to be paid has been revised and refixed annually, and this process continue to take place. अब अक्टूबर 2006 में एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया, जिसको कहते हैं नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। M नागराज बना भारत संघ 2006, और इस
फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया था उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट SCs STs cannot and should not be given reservation in promotion, because when you have joined the service at the entry level you were already given the benefit of reservation, and when you have already availed the benefit of reservation and have qualified the examination and joined the service, then you have become equal at par with other members of your service. So in promotion you should and you cannot be given reservation, otherwise you will be taking the benefit of reservation twice. The Supreme Court also asked the government, do you have any data, any input, any information that the members of SC ST community, they are denied their due reservation, their due promotions in the service? Supreme Court also asked that do you have any data, have you conducted any survey and research that how many SCs STs are there in the services of the government and how many of them should have been promoted and they are not promoted. Is there any willful discrimination by the concerned department that they do not give promotion to genuine senior officers of SC ST community? The government had no answer to these questions. Therefore, Supreme Court asked the government to first conduct research, survey and collect, collate, analyze the relevant data and information, and then only on the basis of which, if SC ST community members in the services are denied their due promotions despite having merit and seniority, then only they should be given reservation in promotion. Till that time, in promotion SC ST should not be given reservation. तो अपने नागराज वाले फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो पहले से SC ST को रिजर्वेशन प्रमोशन में चला आ रहा था, प्रोन्नति में, उसको समाप्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब आप अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य होने के कारण प्रवेश के समय परीक्षा जब आपने दी तो आपको आरक्षण का लाभ मिला था, और जब आपने आरक्षण का लाभ लेकर के किसी सरकारी सेवा में नियुक्ति पाई तो अब आप अपने दूसरे सभी सदस्य अधिकारियों के बराबर हैं, तो आपको प्रोन्नति में अलग से आरक्षण नहीं दिया जा सकता, अन्यथा आरक्षण का लाभ आपको दो बार मिल जाएगा, एक बार प्रवेश पर और एक बार प्रोन्नति पर। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से यह सवाल पूछा कि क्या आपके पास ऐसे कुछ आंकड़े हैं, ऐसी सूचनाएं हैं, कोई आपने सर्वेक्षण किया है, कोई शोध किया है, कोई अनुसंधान किया है आपने, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी पर्याप्त वरिष्ठता होने के बावजूद विभाग द्वारा भेदभाव नीतियों के तहत प्रोन्नति नहीं दी जा रही है, उनका जायज और जरूरी हक उन्हें नहीं मिल रहा है, कुल कितनी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति सरकारी सेवाओं में हैं और उनमें से कितनों को प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी और उनमें से कितनों को प्रोन्नति नहीं मिली, और उनको प्रोन्नति नहीं देने के पीछे कारण केवल यही था कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के थे। अगर ऐसा है तो आप पहले इसकी सूचना, इसका शोध, इसका अनुसंधान करिए और फिर हमें बताइए, तभी इनको आगे भविष्य में प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा समय समय पर आरक्षण को लेकर के मतमतांतर और परस्पर विरोधाभासी दृष्टिकोण भी देखने को मिला है। So there are many instances and occasions on which we have observed that the viewpoint of the Supreme Court and government are contradictory to each other. And government's attempt to provide undue reservation
has been nullified by the Supreme Court in various judgments. अब जब नागराज का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आया तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुखालिफ जाते हुए फिर सरकार ने 117वां संविधान संशोधन 2012 में प्रस्तुत किया, 117th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। Constitutional Amendment Bill 2012, in which reservation to SCs, STs in promotion have been restored. But as on date 27th August 2020, this bill is yet to be passed finally by the Parliament. So it is not implemented as yet. तो सरकार ने क्या किया कि सर्वोच्च न्यायालय के नागराज वाले फैसले के निर्णय के विरुद्ध जाते हुए 117वां संविधान संशोधन विधेयक दिसंबर 2012 के विंटर सेशन शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया, लेकिन अभी तक यह विधेयक 8 साल से ज़्यादा लगभग समय अब बीतने को है और आज की तिथि 27 अगस्त 2020 तक यह विधेयक अभी संसद द्वारा अंतिम रूप से पारित नहीं हुआ है और इसलिए अभी आज की तिथि में अब अनुसूचित जाति जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप एक टाइमलाइन सेट कर लें तो देख सकते हैं 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ SC ST को रिजर्वेशन दिया गया, 15% टू SCs एंड 7.5% टू STs। दूसरा 1951, यानी अगर हम एक टाइमलाइन बनाएं 1950 SC और ST 15% एंड 7.5%। 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें कि OBC के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन जोड़ दिया गया। फिर 1955 कालेलकर कमीशन जिसकी रिपोर्ट खारिज हो गई। उसके बाद 1963 सुप्रीम कोर्ट ने 50% की मैक्सिमम रिजर्वेशन लिमिट तय कर दी। 1979 मंडल कमीशन, लेकिन ये भी रिपोर्ट खारिज हो गई। 1990 में VP सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया जिसके खिलाफ अदालत में कई मुकदमे दाखिल हुए। 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने SC ST और OBC के रिजर्वेशन को कानूनी तौर पर मान्यता दी और 50% की जो लिमिट थी कहा इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इसको इम्फसाइज किया गया और कहा OBC को भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन OBC को रिजर्वेशन देने के लिए उनको अलग से पैरामीटर्स तय किए जाएं, स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, फार्मूला तय किया जाए, उनकी पहचान तय की जाए और तब 1993 में जस्टिस प्रसाद कमीशन बना और जस्टिस प्रसाद कमीशन की सिफारिशों के आधार पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया और 1993 से क्रीमी लेयर के साथ SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27% रिजर्वेशन दिया गया और क्रीमी लेयर केवल OBC के लिए लागू की गई। क्रीमी लेयर का प्रोविजन SC और ST पर लागू नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दैट द provision of creamy layer is not applied to SCs and STs, it is applicable only to OBCs। और उसके बाद फिर 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
उसके बाद 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनसे प्रोविजंस जोड़े गए और फाइनली 117th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, जो अभी तक पारित नहीं हुआ है। और इस लिहाज से आज तक की स्थिति रिजर्वेशन को लेकर के यही चली आ रही है। अब पिछले साल सरकार ने एक और काम किया, और वो काम ये किया कि पार्लियामेंट ने हमारी संसद ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 13 जनवरी 2019, 13 जनवरी 2019 इसको पारित किया। और ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में 124वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में रखा गया था, 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और जब ये पारित हो गया तो ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। वन 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ, 13 जनवरी को पारित हुआ और फिर ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में इंप्लीमेंट कर दिया गया, कानूनी तौर पर इसे लागू कर दिया गया। इसके द्वारा 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में इट इज कंप्राइज्ड ऑफ दोज who come under the non-reserved category, that is, they do not belong to SCs, STs and OBCs, but economically weaker, and therefore in this 124th Constitutional Amendment Bill, which was passed on 13 January and became 103rd Constitutional Amendment Act, 10% reservation was given to economically weaker section by incorporating two new articles to the Constitution, 15(6) and 16(6). 15(6) gives reservation to EWS in educational institutions, and 16(6) give EWS reservation to government jobs, government services. तो इस तरह से अगर आप देखें 124वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 13 जनवरी 2019 को पारित होकर 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में प्रभावी हो गया। और इसके द्वारा 10% आरक्षण आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लोगों को प्रदान किया गया। आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्ति वे हैं जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार ये अनारक्षित श्रेणी में 10% आरक्षण दिया गया है, जिसके द्वारा दो नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 15(6) में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया और 16(6) में सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया गया। अब अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तो प्रावधान तय कर दिए गए, SC ST के लिए प्रावधान तय कर दिए गए। ये EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में कौन लोग आएंगे, तो उसके लिए भी पैरामीटर्स तय कर दिए गए। पहला पैरामीटर है दोज पर्सन्स ऑफ नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी हैविंग एनुअल इनकम ऑफ ₹8 लाख एंड लेस देन दैट अमाउंट। ऐसे व्यक्ति जो अनारक्षित श्रेणी में हैं और उनकी कुल वार्षिक आय ₹8 लाख अधिकतम या 8 लाख से कम है। सेकंड पैरामीटर, वो व्यक्ति जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं है, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है, अधिकतम 5 एकड़ है। Those having
फार्म लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑफ नॉट मोर देन 5 acres, लेस देन दी 5 acres, और जिनका मकान 1000 स्क्वायर फीट शहरों में है और 100 स्क्वायर यार्ड किसी नगरपालिका क्षेत्र में है, एंड देयर हाउस इज लेस देन इन 1000 स्क्वायर फीट इन एनी टाउन और नॉट मोर देन 100 स्क्वायर यार्ड इन अ म्यूनिसिपल एरिया। और इस तरीके से आर्टिकल 46, अंडर आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो प्रोविजन जोड़ा गया था, दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अनुच्छेद 46 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहता है कि राज्य समाज के दुर्बल वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए कार्य करेगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो समाज के दुर्बल वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 10% आरक्षण दुर्बल वर्ग के लोगों को भी दिया गया है। तो अब टोटल रिजर्वेशन अगर देखें तो कितना हो गया, 49.5% including SCs, STs and OBCs plus 10% to EWS. So now it is 59.5%. तो अब आरक्षण की कुल सीमा कितनी बढ़ गई, 59.5%। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अंडर आर्टिकल 30 जो हमारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें यह रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, तो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में यह आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। अब फिर से बड़ी बहस है, और वो बहस इस बात को लेकर के है कि साहब 50% की तो लिमिट क्रॉस कर दी, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्णय का उल्लंघन है। दूसरी बात ये कही जाती है कि ये आर्टिकल 15 और 16 में जो नया आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़ा गया, ये भी कानूनन सही नहीं है। और इसको लेकर के अब बहुत सारी पिटिशंस कोर्ट में दाखिल हो गई और उनकी मांग है कि ये 10% EWS रिजर्वेशन खत्म किया जाए। सरकार का ये कहना है कि इसके पहले जब भी कभी किसी वर्ग या समुदाय को आरक्षण दिया गया था तो उसके लिए संविधान संशोधन नहीं किया गया था। वो मराठा हो, जाट हो, गुर्जर हो या किसी अन्य समुदाय के लोग हों, बल्कि उन्हें बिना संविधान संशोधन किए सरकार के एक आदेश से आरक्षण का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया गया। और इसलिए न्यायालय में जब उनको चुनौती दी गई तो न्यायालय ने पूछा कि यह आदेश किस विधि संविधान के प्रावधान के तहत दिया गया, क्योंकि संविधान में या किसी विधि में इस प्रकार का प्रावधान तो था ही नहीं, तो आपने आरक्षण कैसे दे दिया। और इसलिए पहले जो निर्णय आए उसमें न्यायालय ने ऐसे सभी आरक्षणों को अब तक निरस्त कर दिया है। लेकिन यह पहली बार है कि सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक 124वां संसद में रखा, उस पर बहस हुई, वो दोनों सदनों से पारित हुआ और 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में वो संविधान का हिस्सा बन गया।
तो अब संविधान और विधि के अनुसार उन्हें आरक्षण दिया गया है, तो यह विधि सम्मत है और किसी भी रूप में संविधान या विधि का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरी बात सरकार ये भी कहती है कि हमने तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 46 में जो प्रावधान 1950 से ही चला रहा था, जिसे अब तक लागू कर दिया जाना चाहिए था, उसकी अनदेखी की गई, उपेक्षा की गई, और हमने अब इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 46 को भी लागू कर दिया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो गिने चुने निर्देशक तत्व अभी लागू नहीं हो पाए थे, वह भी हमने लागू कर दिया है। तीसरा सरकार का पक्ष यह भी है कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण देने की बात थी कि यदि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं तो उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, आर्थिक आधार नहीं था। लेकिन सरकार ने इसीलिए सामाजिक और शैक्षणिक जो पहले से था के साथ साथ 103वें संविधान संशोधन के द्वारा अंततः आर्थिक आधार का पैमाना भी संविधान में जोड़ दिया है, और इसलिए सरकार का यह प्रयास पूर्णतः विधि सम्मत है, संविधान सम्मत है। Now this is a matter of huge debate and controversy after this act was passed. Many petitions have already been filed in the courts challenging this act, and they are demanding review of this law and saying that it must be abolished, repealed, abrogated, because it is violation of the Constitution. Till date, whenever such reservations were given in the past, courts have nullified those reservations, and therefore how come this time such a reservation can be given? And there is no constitutional provision of economic consideration. There have been only two grounds for OBC reservation, that is educational backwardness and social backwardness. The government has given its viewpoint. The argument of Prime Minister Modi's BJP government is that, yes, till date, whenever such reservations were given, there was no constitutional amendment made. Such reservations were given only on the basis of the order of the government, and therefore when these were challenged before the court had said, what is the basis of such reservation, because there is no law and there is no constitutional provision to this effect. But the Modi's government of BJP have presented the constitutional amendment bill, which was passed in the parliament by both the houses and then approved of by the president, and it has now become 103rd Constitutional Amendment Act. So now it is very much part of the Constitution, and by this Constitutional Amendment Act, government has incorporated two new articles in the Constitution, 15(6) and 16(6). So now EWS reservation is constitutionally and legally valid and a part of the Constitution. And Modi government further says that under Article 46, Directive Principles of State Policy, which was there in the Constitution since 1950 itself, saying that government and the state should protect the interest of weaker sections of society. We have implemented this directive principle also, and apart from social backwardness and educational backwardness, for the first time the criterion of economic consideration has also been added to the Constitution. So the entire process and the purpose is well within the substance and the spirit of law and Constitution. So this is how
We have discussed at great length fundamental right to equality and all its related articles one by one, 14, 15, 16, 17 and 18, concluding this segment of fundamental rights finally with the policy of reservation. So any questions, any doubts? कोई शक, कोई सवाल? बहुत गंभीरता से, बड़े विस्तार से हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के पहले वर्ग पर विचार विमर्श किया और उसमें दिए गए सारे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 पर विश्लेषण, विचार विमर्श करने के बाद अंततः जितने विवादास्पद विषय थे जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं उनका विश्लेषण और परिचर्चा आरक्षण की नीति के साथ समाप्त किया। कोई शक, कोई सवाल? So all my good wishes, best of luck.